हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू दी चैनल द एस्पिरेंट्स चैनल। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है। ओके, अब पहले मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। राइट, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो है ही कि इसमें कौन कौन सा अकाउंट होता है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिटेल में समझेंगे, बहुत ही इजी तरीके से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है। पहले इसको थोड़ा सा अपन ठीक कर लेते हैं। यस, ओके, चलो। कहाँ गया हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट? यस, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है क्या है। जैसे मान लो, इसको ना एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक इंसान है जो अमेरिका में रहता है, ठीक है, और एक इंसान है जो कि इंडिया में रहता है। ऑलराइट, अमेरिका में एक इंसान जो रहता है जिसका नाम है मान लो कि जोन्स, और एक इंडिया में है जिसका नाम है चलो मान लेते हैं सूरज। अब जोन्स ने सूरज को $10 भेजे और सूरज ने जोन्स को भी कुछ मान लो कि बाद में कुछ भेजा होगा। जैसे मान लो कि जोन्स ने सूरज को भेजा $10, तो ये इंडिया में क्या हो गया, ये प्लस हो गया, क्योंकि इंडिया में इसकी क्रेडिट हुई प्लस। कुछ टाइम के बाद इंडिया से किसी दूसरे इंसान ने जिसका नाम है निखिल, उसने अमेरिका में बैठे हुए किसी दूसरे जोन्स को कुछ सामान बेचा, और जिसके बेसिस पे निखिल ने जोन्स को कुछ पैसा दिया। कितना दिया, मान लो कि $20। अगर इस पूरे पिक्चर को आप देखो तो पहले वाले पिक्चर में जहां पे जोन्स ने इंडिया में भेजा $10, वहां पे 10, ये इंडिया में 10 हो गया प्लस, लेकिन अमेरिका में क्या हो गया, ये -10। लेकिन सेकंड पिक्चर में यहाँ पे जब निखिल ने यहाँ से $20 भेजा इस जोन्स को, तो ये $20 जो हो गया वो माइनस हो गया, इंडिया के लिए डेबिट हो गया, और अमेरिका में क्या हो गया, ये +20 हो गया। ये जो पूरा ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, जहाँ पे -+20 जो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, इसकी जो रिकॉर्ड्स हैं ये कौन रखेगा? तो ये जो डेटा है, ये जो अमेरिकन गवर्नमेंट है या इंडियन गवर्नमेंट है, ये दोनों जाएगी कहाँ पे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के पास जाएगी, और ये डेटा देगी। क्या डेटा देगी? अमेरिका बोलेगा मेरे पास 10 -10 +20 इतना ट्रांजेक्शन हुआ है, और इंडिया बोलेगा मेरे पास +10 और -20 इतना ट्रांजेक्शन हुआ है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो जो ट्रांजेक्शन है वो कितना हुआ, वो 0 हुआ। यानी जो नेट ट्रांजेक्शन है, नेट बैलेंस हुआ है, जो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व था वो कितना है, वो 0 है। तो इसलिए एक चीज तो समझ में आ रहा है कि पहली बात, इन पूरे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड को रखने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक रिकॉर्ड है किस चीज का, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का, और किन के बीच में। ये जो इंडिया में रहने वाला लोग, ये रहने वाले इंसान थे, ये क्या थे, ये यहाँ के रेसिडेंट है, और अमेरिका में जो रहने वाले इंसान थे ये नॉन रेसिडेंट है। यानी कि जनरली जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होगा वो किसी भी देश के रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में होगा, या उस देश के रेसिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में ट्रांजेक्शन्स होगा। उसी ट्रांजेक्शन्स के पूरे पिक्चर को समझने के लिए हमें एक रिकॉर्ड चाहिए। एक रिकॉर्ड को जो सिस्टमैटिक वे में मेंटेन करता है, उसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ओके, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, अब ओवरऑल वर्ल्ड का बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना होगा, वो 0 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जितना कहां पे जहां पे भी डेबिट होगा वहां पे कहीं पे क्रेडिट हो रहा होगा, किसी जगह पे अगर क्रेडिट हो रहा है तो वहां पे डेबिट हो रहा होगा, और इस वे में बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरे वर्ल्ड का वो 0 होता है। भारत में ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो चार्ट है, जो रिकॉर्ड है, वो बनाती कौन है? इट इज द आरबीआई। आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक, ओके, समझ में आ रहा है? ऑल राइट। अब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, जैसे आप, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि आप पैसा दे रहे हो, पैसा ले रहे हो, ये जो पैसा दे रहे हो या पैसा ले रहे हो, इसका भी एक पर्पस होगा ना। कभी आपने कुछ सामान मंगाया होगा, गुड्स मंगाया होगा, ठीक है, कभी आपने कुछ सर्विसेज मंगाई होगी या बेचा होगा, उसके लिए आपको पैसा मिल रहा होगा। कभी वो पैसा एफडीआई के फॉर्म में आ रहा होगा, है ना, कभी वो पैसा किसी लोन के फॉर्म में आ रहा होगा, कभी वो पैसा किसी एनआरआई ने भारत के बैंकों में डिपॉजिट कर दिया होगा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। या वो पैसा कभी मान लो कि आपको फ्री में मिल गया, जैसे आपका कोई बेटा है जो कहीं अमेरिका में काम कर रहा है, उसने आपको पैसा भेजा, रेमिटेंस जिसको बोलते हैं, तो वो रेमिटेंस के फॉर्म में आ रहा है। यानी कि इसी ट्रांजैक्शंस में, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में, पर्पस के बेसिस पे बहुत सारा डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। उसी पर्पस के बेसिस पे हमने ट्रांजैक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, कि हमने बोल दिया कि दो अकाउंट बना देते, एक करंट अकाउंट
और दूसरा क्या है हमारा कैपिटल अकाउंट। अब ये क्या है, करंट अकाउंट में जनरली वो ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व है जहां पे आपके गुड्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है, या फिर सर्विसेज है, या फिर ऐसे पेमेंट है जो आपको अपने काम के लिए मिला है, एम्प्लॉय के लिए पेमेंट मिला है, आपको इंटरेस्ट मिला, आपने कहीं पे शेयर खरीदा तो आपको वहां पे इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर आपको डिविडेंड मिल रहा है। टेक्निकली देखा जाए तो करंट अकाउंट में वही सारी चीजें इन्वॉल्व है जिसके ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पे आप पे कोई लाइबिलिटी नहीं आ रही है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने किसी से लोन लिया तो वो तो आपकी लाइबिलिटी हो गई, या आपने किसी को लोन दिया तो वो किसी के लिए आपके लिए एसेट हो गया। तो इस ट्रांजैक्शन में, इस अकाउंट में जनरली आपकी ना लाइबिलिटी होती है ना एसेट्स होती है। मान लो कि आपने किसी इंसान से कोई सामान खरीदा, तो उस सामान को खरीदने के बाद आपके पास कोई लाइबिलिटी थोड़ी है, आपने उसको पैसा दिया, आपके पास वो सामान आ गया, आपको वो एसेट थोड़ी है कि आप उसको बेचोगे, तो मतलब ऐसा एसेट तो नहीं है, वो जनरली ट्रांजेक्शन है। लेकिन कैपिटल, लेकिन दूसरी तरफ में क्या, जब आपके यहाँ पे लोन आता है तो आपके लिए एक लाइबिलिटी हो जाती है, आपने जब किसी को लोन दिया तो वो लाइबिलिटी हो गई। तो इस करंट अकाउंट में बस इतना ध्यान में रखिएगा कि जो एसेट्स होते हैं और जो लाइबिलिटीज होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती है। तो जब आपके अकाउंट में लाइबिलिटीज और एसेट्स का जिक्र नहीं हो, वो इंपैक्टेड नहीं होती हैं, तो वैसे अकाउंट को हम लोग करंट अकाउंट बोलते हैं। अब करंट अकाउंट में भी हमने दो कैटेगरी बनाई, क्या, एक मर्चेंडाइज और एक इनविजिबल, यानी कि वो चीज जो देखी जा सकती है, जैसे गुड्स, आप सामान जब खरीदोगे उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, उसमें जो पैसा इन्वॉल्व होगा उस पैसे के रिकॉर्ड को बीओपी बोलते हैं। तो ये तो आपको दिखाई देता है, इसलिए हमने बोल दिया ये विजिबल है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें जो आपको दिखाई नहीं दे रही, जैसे सर्विसेज, आपने बैंकिंग सर्विस की, आपको दिख नहीं रहा है, सर्विस आपने दे दिया, ठीक है। आपने फैक्ट्री इनकम, मतलब आपने सैलरी ली, आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बदले आपको जो इंटरेस्ट मिला, अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो किसी चीज पे, मान लो आपने लोन ही लिया है कहीं से, तो जब आपने लोन लिया उस बेसिस पे आपको वहां पे इंटरेस्ट पे करना है। लेकिन क्या इंटरेस्ट पेमेंट करने से वो आपकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी कि आपको मतलब लोन नहीं देना है? यानी कि आपकी इंटरेस्ट पेमेंट के बावजूद आपकी लाइबिलिटी जो है वो इंपैक्ट नहीं हो रही है। तो अगेन हमने बोला कि लाइबिलिटी अगर इंपैक्ट नहीं हो रही है तो वो करंट अकाउंट का पार्ट है। यानी कि टेक्निकली जहां पे लाइबिलिटी और एसेट्स में कोई अंतर नहीं आएगा, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर। जैसे आपको गिफ्ट मिल गया तो क्या आपको कोई लाइबिलिटी आ रही है, क्या कोई एसेट्स आ रहा है? आपको अगर लोन मिल गया फ्री में, ग्रांट जिसको बोलते हैं, या रेमिटेंस मिल गया, रेमिटेंस का मतलब क्या है? जैसे रेमिटेंस पहले समझा देते हैं कि रेमिटेंस का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि रेमिटेंस बेसिकली ऐसी चीज है, जैसे इसको समझने के लिए यहाँ पे हम लोग नीचे थोड़ा सा आते हैं कि देखो, अब रेमिटेंस का मतलब होता है जब इंडियन रेसिडेंट और फॉरेनर्स के बीच में, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में जो ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होगा उसके रिकॉर्ड्स को रखते हैं। लेकिन इन केस अगर वही ट्रांजैक्शंस दो रेसिडेंट के बीच में हो रहा है, समझ में आ रहा है, यानी कि वो दो अजनबियों के बीच में नहीं हो रहा है, वो भारत के ही रेसिडेंट के बीच में हो रहा है। भारत के रेसिडेंट अगर फॉरेन घूमने गया तो क्या फर्क पड़ता है, रेसिडेंट तो भारत का ही है। अगर अमेरिका घूमने चला गया तो क्या फर्क पड़ता है, अगर रेसिडेंट है तो है। रेसिडेंट का मतलब थोड़ी है कि वो अगर अमेरिका चला गया कुछ टाइम के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए घूमने के लिए, तो वो रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। हाँ, लेकिन अगर वो 1 साल तक चला गया, 6 महीने तक चला गया, तब वो एनआरआई की कैटेगरी में आता है। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वो ट्रांजैक्शंस, वो किस ट्रांजैक्शंस को रखता है, वो तो बस उसी ट्रांजैक्शंस को रखता है जो कि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में होता है ना। लेकिन जो रेमिटेंस होता है ना, वो जनरली क्या होता है, एक ऐसा ट्रांजैक्शंस है जो दो रेसिडेंट के बीच में हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक केस को समझते हैं, ठीक है। एक इंसान है जो अमेरिका गया है 2 महीने के लिए, यानी कि वो एनआरआई नहीं है, क्योंकि एनआरआई होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगभग 6 महीने से ज्यादा रहना पड़ता है मतलब एनआरआई बनने के लिए, ठीक है। तो एनआरआई अगर आप नहीं है तो यानी कि आप रेसिडेंट है, वो आप वहां पे कुछ कमाते हो और आप उसी पैसे को भारत में बेचते हो, यानी कि जो ट्रांजेक्शन हुआ वो आपके, यानी भारत के रेसिडेंट, और जब उसने भारत में पेमेंट किया, भारत में रहने वाले अपनी फैमिली या रिलेटिव को पेमेंट किया, तब भी वो भारत की रेसिडेंट है। तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है, ये जो ट्रांजेक्शन है, ये रेसिडेंट और रेसिडेंट के बीच में है। तो क्या इस केस में ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की कैटेगरी में आएगा? नहीं, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की कैटेगरी में कैसे आएगा, क्योंकि ये तो ट्रांजेक्शन दो रेसिडेंट्स के बीच में हुआ, मैं गया। लेकिन अगर मैं वहां पे 6 या 7 महीने के लिए चला जाता, उस केस में मैं एनआरआई बन जाता, यानी कि मैं अब भारत का रेसिडेंट नहीं हूं। उस केस में अगर मैं घर में मतलब भारत में रहने वाले मेरे फैमिली को पैसा भेजता, तो वो ट्रांजेक्शन एनआरआई और मेरे भारत में रहने वाले फैमिली यानी कि रेसिडेंट के बीच में ट्रांजेक्शन होता, यानी कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की कैटेगरी में आता। लेकिन एक और केस हो सकता है ना, कि मान लो अमेरिका में एक अमेरिकन कंपनी है,
और वहां पे मैं काम कर रहा हूं, मुझे अभी रहे हुए 2 महीने हुए हैं, यानी कि मैं अभी रेसिडेंट हूं और मुझे अमेरिकन कंपनी पेमेंट कर रही है, यानी कि ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है? अमेरिकन एक नॉन रेसिडेंट है भारत के लिए, और ये जो मैं है जो गया इंसान 2 महीने हुए वो तो रेसिडेंट है भारत के लिए। तो ये जो ट्रांजेक्शन होगा रेसिडेंट वर्सेस नॉन रेसिडेंट, ये अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होगा। एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश करी है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन सी चीजें आती हैं, क्योंकि इसी को देख के आपको रेमिटेंस समझ में आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमेशा याद रखिएगा कि रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के बीच में ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती है, ठीक है। लेकिन रेमिटेंस क्या है? रेमिटेंस बेसिकली रेसिडेंट और रेसिडेंट के बीच में एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, ठीक, समझ में आ गया? जैसे मान लो कि अगर आपके लोग मान लो कि भारत में कोई मतलब कहीं पे काम करने गए और आपको वो पैसा भेज रहे हैं, तो आपकी वो लाइबिलिटी थोड़ी है, आपको जो पैसा मिला वो बेसिकली क्या है? वो आपके लिए रेमिटेंस हो गया। भारत रेमिटेंस के मामले में दुनिया में सबसे आगे है, लगभग 100 बिलियन से पार हमने कर लिया है। जस्ट इमेजिन कि हमें जो पैसा मिलता है, हमारे ऐसे लोग जो बाहर आके काम करते हैं, कितना मिलता है? $100 बिलियन के आसपास। और सेकंड में जस्ट टू गिव अ पर्सपेक्टिव, मैक्सिको आता है जिसमें $60 बिलियन भी है, मतलब $60 बिलियन ही उनके पास ट्रांजैक्शन आ रहा है। तो रेसिपेंट के मतलब रेमिटेंस के मामले में हम तो आगे हैं, देखो इंडिया, मैक्सिको, चाइना आगे। खैर, तो मैं ये बता रहा था कि रेमिटेंस क्यों करंट अकाउंट का पार्ट है और क्यों बैलेंस ऑफ पेमेंट में मतलब कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ओके। कहाँ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो रेमिटेंस मतलब कोई भी इंसान जो आपको पैसा भेज रहा है वो रेमिटेंस कहला गया बाहर से। और रेमिटेंस समझ में आ गया। बैलेंस पेमेंट में कौन सी चीजें आती है? अगेन जो सिर्फ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के बीच में ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। चलो इतना मैंने समझा दिया है, रेमिटेंस समझा दिया मैंने, ये सारी चीजें समझा दी, ठीक है। देखो अब कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज आती है। अगेन एफडीआई आएगा तो आपके लिए लाइबिलिटी है, आपके लिए एसेट्स हो सकता है। अगर आप लोन ले रहे हो तो वो भी आपके लिए एक है ना लाइबिलिटी का इशू हो सकता है। अगर कोई एनआरआई बैंक में डिपॉजिट करे तो बैंक के लिए वो एसेट्स है, बैंक के लिए लाइबिलिटी हो गया। तो ये जो लाइबिलिटी इंपैक्ट हो रही है इसलिए कैपिटल अकाउंट के अंदर आएंगे। आरबीआई ने कुछ टाइम में 2018 आई थिंक या 19 में इस कैपिटल अकाउंट का नाम अब क्या कर दिया? कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ऑलराइट, चलो ये पूरा एक पिक्चर था जो मैंने समझा दिया है कि आपको कौन कौन सा अकाउंट आता है, किसमें क्या सारी चीजें हैं, ठीक है, ओके। रेमिटेंस भी हो गया और ओके, चलो ठीक है। अब यहां तक तो हो गया। अब ये करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि अगर आपने करंट अकाउंट के अंदर कोई ट्रांजेक्शन्स किया है, अगर आपने कुछ हार्ले डेविडसन वाली बाइक ही मंगाई है, ठीक है, या फिर आपको पेमेंट कुछ करना है तो आपको डॉलर में पेमेंट करना है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर आप $10 बिलियन की एक चीज है जिसको आप भारत में इंपोर्ट करना चाहते हो, है ना, तो पहले तो आपको इस $10 बिलियन का पेमेंट करना है। लेकिन क्या ये $10 बिलियन को आप पूर्ण रूप से कंप्लीटली कन्वर्ट कर सकते हो? ये क्वेश्चन है। हाँ जी, आप इस $10 बिलियन जो पूरा है इसको पूरे रुपये में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि आरबीआई ये नहीं बोल रही है कि नहीं नहीं हम आपको $5 बिलियन रुपये में कन्वर्ट करके देंगे, बाकी 5 जो बिलियन है वो आपको रुपये में डॉलर में ही लेना पड़ेगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर करंट अकाउंट के अंदर आप चीजें कन्वर्ट कराने की कोशिश करोगे, आप जितना का ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करोगे, मान लो डॉलर में आपको लेना है तो आप उसको रुपये में कन्वर्ट करा सकते हो, कंप्लीटली करा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है। यानी करंट अकाउंट में की गई चीजों पे कोई भी यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, देयर इज अ फुल कन्वर्टिबिलिटी। और ये बहुत जरूरी भी था क्योंकि जब से आपने रिफॉर्म्स किया, अगर वो रिस्ट्रिक्शंस आता है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, रेमिटेंस के लिए, आपके इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस के लिए दिक्कत हो सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि करंट अकाउंट में आपने कन्वर्टेबिलिटी दे दी है तो कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टेबिलिटी फुल है। अब इसलिए ऐसा है क्योंकि कैपिटल में क्या होता है ना, जब एफडीआई आ रहा है, जब आपको पता है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के समय क्या होता है, वो कैपिटल जब उनको लगता है कि मार्केट में गेन है वो इन्वेस्ट करते हैं, और जब उनको लगता है कि मार्केट कोलैप्स कर सकता है उस केस में वो अपना मनी दे पुल देयर मनी बैक आउट, पूरा पुल आउट कर लेते हैं। उस केस में इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की क्वेश्चन आ जाती है। तो इस केस में चूंकि स्टेबिलिटी इंश्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हमने बोला कि हम फुल कन्वर्टिबिलिटी नहीं कर सकते, हम फुल आपको ये फ्रीडम नहीं देंगे कि आपको जितना मन है उतना का आप कन्वर्जन कर लीजिए, नहीं। तो आरबीआई ने फुल कन्वर्जन ऑफ रुपी अलाउड नहीं करा है
फॉरेन करेंसी में रुपी का, यानी कि कैपिटल अकाउंट फुल्ली कन्वर्टिबल नहीं है, ये पार्शियल कन्वर्टिबल है। यानी कि आपको कितना मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि अगर आप लोन उठाने जा रहे हो तो आप जितना मन उठा सकते हो, नहीं, उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस है। कितना एफडीआई भारत में आएगा उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस है ना। कितना इंडिविजुअल कंपनी लोन उठा सकती है उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस है। तो ये कितना एनआरआई डिपॉजिट कर सकते हैं उसमें भी रेस्ट्रिक्शन था, अब नहीं है। एनआरआई को जितना मन चाहे वो अब उतना डिपॉजिट कर सकते हैं। खैर, तो ये रेस्ट्रिक्शंस है, इसलिए फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है, क्योंकि अगेन इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो जाती है। और ये हम तब तक इंश्योर करना चाहते हैं ना जब तक मान लो कि अगर कोई डिस्टेबल ऐसी कंडीशंस आती है इन कैपिटल्स के सडन आउटफ्लो इनफ्लो के बेसिस पे, जहां पे इकोनॉमी को शॉक लग जाए, तो हमारी इकोनॉमी अगर उतनी स्ट्रांग नहीं है कि इन शॉक्स को एब्जॉर्ब कर सके, तब तक हम ये फुल्ली कन्वर्टेबल वाली चीजें नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको इकोनॉमी स्ट्रांग करनी है तो आपको पहले अपना करंट अकाउंट डिफिसिट कम करना पड़ेगा, है ना। आपको फिस्कल डिफिसिट इंप्रूव करनी पड़ेगी, आपको महंगाई पे कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसके चलते आपकी इकोनॉमी इतनी रेजिलियंट हो कि एक्सटर्नल शॉक्स को एब्जॉर्ब कर सके, जो शॉक्स आपके कैपिटल आउटफ्लो से आने वाले हैं। जब वो एफपीआई वाले कैपिटल जब बाहर लेके जाएंगे, तब तक के लिए कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी तो रिस्की है, और इसलिए हमें यहाँ पे लिमिटेशंस लगानी पड़ी। लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी थोड़ी स्ट्रांग तो हो रही है, नो डाउट, अभी भी बहुत अ लॉन्ग वे टू कवर, बट इन द मूविंग लाइक इन द परस्यूट ऑफ मेकिंग द कैपिटल अकाउंट फुल्ली कन्वर्टेबल, हमने कुछ चीजें करी हैं। जैसे हमने बोला कि जो एनआरआई हैं, वो अब एनआरआई क्या करेंगे, भारत की सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जितना मन उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि अब उनके लिए जो हमने है वो रेस्ट्रिक्शन हटा दिया है। आपको याद है वो कैपिटल अकाउंट में भी 3 चीजें थी, एनआरआई इन्वेस्टमेंट था, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग थी, और वहां पे एफडीआई एफपीआई था। तो हमने तीनों में नहीं बोला, हमने बस एक सेक्शन में बोला। कौन से वाले सेक्शन में, वो थर्ड वाले सेक्शन में, जहां पे एनआरआई डिपॉजिट कर सकते थे कि हाँ यू हैव दिस फुल्ली एक्सेसिबल रूट, आइए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप जितना मन उतना इन्वेस्ट कीजिए, हम पूरा रुपी को कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, यहां तक पूरी चीजें हो गई। तो ये है पूरी कहानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग। आई होप की चीज आपको समझ में आई